जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा संडे के साथ न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालाघाट नगर पालिका परिषद की तीसरी बैठक हुई संपन्न। वर्ष 2023-24 का पेश किया गया बजट। बैठक में नल जल योजना को लेकर पार्षदों ने जताई आपत्ति। वाराणसी के शासकीय शंकरराव पटेल महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति की बैठक का किया गया था आयोजन। बैठक में बनी विवाद की स्थिति तो अध्यक्ष ने बैठक की स्थगित। बहन की शादी में खर्च को लेकर दो भाइयों के बीच हुआ विवाद। छोटे भाई ने बड़े भाई के गले में चलाई ब्लेड। लालबर्रा में विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से ठप हुई समूह नल जल योजना। 4 दिन से 77 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है पानी। ट्रांसफार्मर में सुधार कार्य जल्द करने की ग्रामीणों ने मांग की। भक्ति की शक्ति का महापर्व चैत्र नवरात्रि को लेकर जिले भर में दिख रहे धूम। जगह जगह सजे माता रानी के दरबार। मंदिरों और घरों में बोए जाएंगे जवारे। प्रज्वलित किए जाएंगे मनोकामनाएं करा। जन्म पंचायत वाराणसी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कायदी में सरपंच रेखा जितेंद्र नगरगढ़े को जबलपुर कमिश्नर न्यायालय से राहत मिली है। जहां कायदी पंचायत सरपंच रेखा नगरगढ़े के प्रकरण पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर न्यायालय जबलपुर ने कायदी की सरपंच पर की गई धारा 40 की कार्रवाई पर स्थगन के आदेश जारी किए। आपको बताया कि स्थानीय प्रशासन जिला पंचायत सीईओ ने अनियमितता सहित अन्य मामलों के आरोप में कायदी सरपंच पर धारा 40 के तहत कार्रवाई कर उन्हें पद से पृथक करने के आदेश जारी किए थे, जिन्हें पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से हटाया गया था। वहीं प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही थी। वहीं प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा की गई इस कार्रवाई के खिलाफ जिला सरपंच संघ के सहयोग से कायदी सरपंच श्रीमती रेखा जितेंद्र नगरगढ़े ने कमिश्नर न्यायालय जबलपुर में एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर न्यायालय ने 6 मार्च को जिला पंचायत सीईओ के द्वारा धारा 40 की कार्रवाई के स्थगन आदेश जारी किए, जिस पर जिला सरपंच संघ ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए सरपंचों के हक अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ने की बात कही है। कलेक्टर दर से दिव्यांगजनों को कार्य देने सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर 2 बार जिला पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के बाद भी कई दिव्यांग रोजगार से वंचित है। जहां 5 दिव्यांगजनों को छोड़कर अन्य किसी भी दिव्यांगजनों को कार्य पर नहीं रखा गया, जिससे नाराज दिव्यांगजनों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों की भी एजेंसी नियुक्ति कर दिव्यांगजनों को रोजगार दिए जाने की मांग की। दिव्यांग कल्याण सेवा समिति के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में दिव्यांगजनों का आरोप है कि प्रशासन ने दिव्यांगजनों को रोजगार देने के लिए एक एजेंसी स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त की है, जिसमें अब सिर्फ 5 दिव्यांगजनों को ही कलेक्टर दर पर कार्य दिया गया है, जबकि उनके साथ एक दिव्यांग ऐसे भी है जिन्होंने कार्य भी नहीं दिया गया और जिला प्रशासन ने पेपर के माध्यम से बताया कि उसे भी जिला प्रशासन ने रोजगार दे दिया है। जहां दिव्यांगजनों ने ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द 4 से 5 विभागों की एजेंसी नियुक्ति कर सभी दिव्यांगजनों को कार्य दिए जाने की मांग की। इसके पूर्व हम लोगों ने कई बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और 2 बार हमने धरना किया, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी कि कलेक्टर दर में दिव्यांगजनों को कार्य दिया जाए। इन्होंने एक ही एजेंसी वाला, हमको कलेक्टर साहब द्वारा बोला गया कि हम आउटसोर्स में देंगे, हम लोग उसके लिए भी एग्री हुए। तो इन्हें अस्पताल की एक एजेंसी को उठाए और उसमें 5 लोगों को लगाया। क्या बालाघाट जिले में एक ही एजेंसी आउटसोर्स की है क्या? दूसरी एजेंसियां नहीं है क्या? ये हमें 7 महीने से गुमराह करके रखे हुए और आज भी हमारी बातों में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अमन, ये बताएंगे कितने दिव्यांग लोग हैं और कितने लोगों को नौकरी मिली है? सर, हमसे कुछ लिस्ट मांगी गई थी और लिस्ट में से 5 लोगों को नौकरी दी गई है। इन्हें 6 को इंटरव्यू में डाला था, सिर्फ 5 को दी गई है। एक बंदा अभी भी हमारे साथ में, जिसका पेपर में भी छाप दिया गया था, उसको नौकरी मिल चुकी है। 6 लोग को दे दिए करके, परंतु आज भी वो हमारे साथ अपनी रोजगार की मांग के लिए आए हैं।
बालाघाट पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को एक और सफलता उस समय मिली जब राजेगांव पुलिस ने स्कूटी सवार एक युवक को 2 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया। 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार युवक मोहित पिता सालिकराम मोमने 20 वर्ष ग्राम कोसमी ग्रामीण थाना नवेगांव बालाघाट निवासी है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट भिजवा दी। करीनापुर पुलिस के मुताबिक 20 मार्च को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति लाल रंग की टीवीएस स्कूटी की डिक्की में अवैध रूप से भारी मात्रा में गांजा रखकर बेचने की फिराक में गोंदिया से बालाघाट की ओर जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर राजेगांव पुलिस के द्वारा इंदिरा आवास टोली मेन रोड राजेगांव में चेकिंग के दौरान एक लाल काले रंग की टीवीएस स्कूटी को हमरा स्टाफ के साथ पकड़ा गया। स्कूटी चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम मोहित पिता सालिकराम मोमने 20 वर्ष ग्राम कोसमी थाना ग्रामीण नवेगांव बालाघाट निवासी बताया। इस संदेह की टीवीएस स्कूटी की डिक्की चेक करने पर उसमें एक पारदर्शी प्लास्टिक की पन्नी के अंदर 2 किलोग्राम गांजा पाया गया। मादक पदार्थ गांजा मोहित अपने कब्जे में अवैध रूप से रखा हुआ था, जिसे टीवीएस स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया और उसे रखने के आरोप में मोहित मोमने के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में गिरफ्तार करके बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। जनों पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम कोपे के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने गांव के सरपंच, उप सरपंच के पति पर ग्रामीण महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने, नल जल, भवन टैक्स आदि के ग्रामीणों से वसूल कर टैक्स का पैसा शासन के खाते में जमा कराने का आरोप लगाया। जन सुनवाई के दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों को आरोप है कि गांव में कच्ची नाली का टीएस लेकर उसको पक्की बनाने के नाम पर लोगों को बाउंड्री वॉल, बाथरूम, मकान, हरे भरे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। वहीं विरोध करने पर ग्रामीण महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जहां ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने पूर्व में की गई शिकायत तक जांच न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूरे मामले का संज्ञान लेकर मामले की जांच, दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। तो हमने उसको रोका गया, हमने कहा भैया थोड़ी दूर हटा के बना ले, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, नाती नतरे गिर जाएंगे। तो बोलता है तुम क्या बिगाड़ लोगे, कहता है साहब। और जब बोलने बैठे तो ऐसा बोले तेरे को तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। क्या बना रहा है? नाली, कच्ची नाली का टीएस है साहब, और वो पक्की मतलब बोर्ड बना रहा है। और आम के पेड़, सागुन के पेड़, कुछ जामुन के पेड़, कुछ जाम के पेड़, ये सारी कटर के पेड़, ये सारी चीजें काट रहा है। लालबरा ब्लॉक के अंतर्गत स्थित 77 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल सप्लाई करने हेतु चलाई जा रही करोड़ों रुपए की समूह नल जल योजना का संचालन विगत 4 दिनों से ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि गत दिवस हुई तेज आंधी, तूफान व बादल गर्जना के साथ नगर मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम स्थित समूह नल जल योजना के फिल्टर प्लांट में स्थित 33/11 केवी उपकेंद्र का मुख्य विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने जाने के कारण विकासखंड के 77 ग्राम पंचायतों में 104 गांवों में विगत 4 दिनों से नल जल योजना का पानी सप्लाई ठप हो गई, जिसके कारण ग्रामीण जनों को पानी के लिए खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूर स्थित हेडपंप व कुओं से वे पानी लाने के लिए भी मजबूर है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की नल जल योजना के संचालन के लिए बैनगंगा नदी छिंदलई का पानी सीधे जाम फिल्टर प्लांट पहुंचता है, जहां पानी फिल्टर होने के बाद 77 ग्राम पंचायतों में मौजूद पानी टंकियों में पानी भरने के बाद ग्रामीण जनों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी प्रदाय किया जाता है। परंतु गत 18 मार्च को आकाशीय बिजली के प्रभाव से आने के कारण मुख्य ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिसके कारण पानी की सप्लाई नहीं की जा रही। वह खराब ट्रांसफार्मर को कब तक बदल पाएंगे, वह नल जल योजना के तहत पेयजल की आपूर्ति कब तक नसीब हो पाएगी, यह तो कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खराब हुए विद्युत ट्रांसफार्मर को तत्काल दुरुस्त किया जाना संभव नहीं है। वहीं 4 दिनों से क्षेत्रीय जनों को समूह नल जल योजना का पानी नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश भी व्याप्त है। ग्रामीण जनों ने शासन प्रशासन से जाम फिल्टर प्लांट का खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगाकर जल्द ही पानी प्रदाय करने की मांग की। योजना का तो पानी मिलता था, कब से नहीं मिल रहा है? आज 4-5 दिन हो गए। क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ कारण पता है क्या? नहीं, कुछ तो नहीं पता। नहीं सर। तो जैसे भी पानी की जरूरत पड़ती, गर्मी प्रारंभ होगी, तो फिर पानी कहाँ से लेके जा रहे हैं आप? अभी हेडपंप से लेके जा रहे हैं। ठीक, कब से पानी नहीं आ रहा नल जल? 4-5 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। तो अभी किस तरह से परेशानी होती है पानी? यही हेडपंप में आओ, दूर से पानी ले जाओ, भीड़ रहती है पानी की, और वहाँ कुछ खराबी आ गई बोलते हैं, तो जल्दी से बना के और पानी पहुँचाए। हाँ, मैंने जो है इस संबंध में अधिकारियों से बात किया। विगत 3 दिनों से जो है
नल जल योजना ठप पड़ी है और उन लोगों से मेरी बात हुई है पीएचई विभाग वालों से। उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र जो है सुधरवा देंगे, लेकिन ग्राम पंचायत पांडावानी लालबर्रा में जो है हमारे द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही। चूँकि छिल्ले जो है वो बड़ा पावर हाउस है, वहाँ से पूरा 77 ग्राम पंचायतों को पानी की सप्लाई होती है। तो उसके ढप होने से निश्चित रूप से लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित आजू बाजू की जो ग्राम है और पूरी जो पंचायतें हैं उनमें प्रभाव पड़ा है और अधिकारियों से बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है उसको सुधरवाएं। रेणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बम्बन गांव से आए ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले सहायक शिक्षक धर्मेंद्र वराड़े की तुरंत गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। जहां उन्होंने पिछले दिनों की गई प्रशासनिक अधिकारियों की जांच के उपरांत सहायक शिक्षक धर्मेंद्र वराड़े को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनकी सेवा से उन्हें मुक्त कर उनकी तत्काल गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। जहां उन्होंने मांग पूरी न होने पर समस्त शिकायतकर्ताओं के द्वारा आमरण अनशन किए जाने की चेतावनी दी। गांव संकुल किरनापुर में धर्मेंद्र वराड़े सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है और नवंबर 2022 में वहां पर उन्होंने स्कूल की नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ी किए थे, जिसके संबंध में तहसीलदार किरनापुर, विकासखंड शिक्षाधिकारी किरनापुर, विकासखंड स्रोत समन्वयक किरनापुर के द्वारा जांच हुई थी और उस जांच के आधार पे माननीय कलेक्टर महोदय जी ने उन्हें बम्बन गांव स्कूल से प्राथमिक शाला सारद में पदांकित किया जाए। इसके संबंध में चूँकि नाबालिग बच्चों के साथ में इन्हें छेड़खानी किया था, इसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आके पिछले 14 फरवरी को कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को एक पत्र दिया था कि ये नाबालिग छात्राओं के छेड़खानी में प्रथम दृष्टया दोषी है, अतः इसको तत्काल पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाए और इसको सेवा से बर्खास्त किया जाए। प्रदेश में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सफलतापूर्वक 3 साल होने पर स्थानीय भाजपा कार्यालय में भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा के द्वारा सेवा के 3 वर्ष शिवराज सरकार 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर इससे पूरे सप्ताह भर मनाया जाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री मौसम बीसे ने बताया कि जब से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से ही सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जनता से अपना रिश्ता बनाते हुए सरकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत आप भी देख सकते हैं कि जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वह छोटी छोटी योजनाओं को जनता से जोड़ते हुए और अपने आप को बहनों का भाई और मामा के रूप में बहनों से रिश्ता बनाते हुए आए हैं। और आज जो वर्तमान में योजनाएं संचालित हो रही है, लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु योजनाएं चला रहे हैं। इसी को देखते हुए इस बार पूरे प्रदेश में सप्ताह भर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। सबसे पहले तो कल 22 मार्च से चैत्र प्रतिपदा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आप सभी को एवं आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जहां तक जा रही है, सभी जिले वासियों को भी हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं। आज विशेष रूप से हम इस मध्य प्रदेश में जो चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 20 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्ण हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान के 3 साल बेमिसाल, यह आज का मुख्य विषय है। हम देखते हैं कि जब से मध्य प्रदेश में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के विचारों की सरकार, जिनके नेतृत्वकर्ता प्रारंभ में सम्मानीय उमाश्री भारती जी मुख्यमंत्री रही, फिर आदरणीय हमारे बाबूलाल जी गौर मुख्यमंत्री रहे, 2005 से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री हैं और अभी जो चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने इस प्रदेश में अनेक विकास कार्य किए हैं। और पहली बार ऐसा इतिहास रचते हुए कि सिर्फ राज्य सत्ता चलाने का दायित्व नहीं, अपितु उनके द्वारा एक भावनात्मक संबंध जो इस प्रदेश की लाखों लाडलियों के साथ मामा का रिश्ता, अनेक बहनों के साथ भाई का रिश्ता और अनेक बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार की भूमिका निभाने वाले शिवराज सिंह जी चौहान की चौथी पारी के सफलतम 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। मैं ये जो 3 साल बेमिसाल के इस
उपलक्ष्य में सभी प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। प्रदेश की जनता को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। और चरैवेति के मंत्र को सार्थक करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। और यह जो शिवराज जी की सरकार के 3 साल की उपलब्धियों के साथ 20 मार्च से पूरा 14 अप्रैल तक विभिन्न आयोजनों के माध्यम से भारतीय ये सरकार तथा संगठन आपस में समन्वय के साथ यह 3 साल की उपलब्धियों को मनाने जा रहा है, जिसकी कड़ी में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र भंडारा के परसोड़ी में जिले के मजदूरों को बंधक बनाकर काम कराने और 2 माह 5 दिन तक पोल्ट्री फार्म में काम कराने के बाद बिना मजदूरी दिए ही मजदूरों को भगा देने का एक मामला सामने आया, जहां रामपाली के ग्राम चिखलाबांध से आए कुछ मजदूरों ने इसकी शिकायत कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर की है। मजदूरों का आरोप है कि भंडारा के परसोड़ी में पोल्ट्री फार्म देखरेख के लिए उन्हें 9,000 रुपये प्रति माह की दर से काम पर रखा गया था, लेकिन पोल्ट्री फार्म संचालक के द्वारा उन्हें 2 माह तक की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। यहां तक कि उनके कपड़े, बिस्तर, बर्तन सहित अन्य सामग्री भी उज्ज्वला पोल्ट्री फार्म के संचालक के द्वारा जब्त कर ली गई और उन्हें कार्य से भगा दिया गया, जिसके चलते मजदूर बिना मजदूरी लिए ही अपने घर वापस आ गए। उन्होंने बताया कि केवल 8 से 10 मजदूर ही नहीं बल्कि इसके पूर्व भी उन्होंने कई मजदूरों के साथ ऐसा ही किया है, जिसके चलते पोल्ट्री फार्म संचालक की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय आया है। मजदूरों ने बताया कि घर वापस आने के बाद भी पोल्ट्री फार्म के संचालक उन्हें पैसे देने में आनाकानी कर रहा है, जहां कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर पोल्ट्री फार्म संचालक से उनकी मजदूरी का भुगतान कराए जाने की मांग की गई। साहब हमारी समस्या का हल कर देते। क्या समस्या थी? सर हमारे को पैसा नहीं मिला 2 महीना 5 दिन का। कहाँ काम कर रहे थे? भंडारा जिले में। हाँ, कहाँ पे? पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री फार्म में। क्या काम करते थे? बच्चे देख रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? साहब उसने हमको 2 महीना से तलाते गए, पैसा दिया ही, हम आ गए वहाँ से। गांव के स्व सहायता समूह को एक स्कूल और एक आंगनवाड़ी केंद्र में मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य दिए जाने की मांग लक्ष्मी स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा की गई। जम्मू पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोथुरना से आई महिला समूह ने उनके स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिए जाने की मांग करते हुए उनके स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिए जाने की मांग की है। सौंपे गए इस ज्ञापन में लक्ष्मी स्व सहायता समूह संचालिका संगीता बिसेन ने बताया कि उनके गांव में एक सागर स्व सहायता समूह है, जिसे गांव के 2 स्कूल और 2 आंगनवाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य कर दिया गया है। उसी समूह की महिलाएं गांव में नल जल, मकान टैक्स की वसूली का भी कार्य करती, जबकि उस समूह की अध्यक्ष अतिथि शिक्षक के रूप में ग्राम घोटी में पदस्थ है। जहां सागर स्व सहायता समूह की महिलाओं को कार्य अधिक होने के चलते मध्याह्न भोजन में कार्य में लगातार अनियमितता देखने को मिल रही है, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से गांव के 2 स्कूल और 2 आंगनवाड़ी केंद्रों में एक स्कूल और एक आंगनवाड़ी केंद्र लक्ष्मी स्व सहायता समूह को दिए जाने की मांग की। 15 वर्षों से समझो एक समूह है पुराना, समूह का तो नाम पता नहीं मेरे को, सागर समूह है बोल रहे हैं। तो इस समूह क्या 15 वर्षों से कार्य दिया जा रहा है मध्याह्न भोजन का, 2 आंगनवाड़ी और 2 स्कूल का। तो हम ये चाह रहे हैं कि लक्ष्मी स्व सहायता समूह को एक आंगनवाड़ी, एक स्कूल दिया जाए। वाराणसी के शासकीय शंकरसाव पटेल महाविद्यालय में 21 मार्च को आयोजित जन भागीदारी समिति की बैठक में वाद विवाद के बीच यह बैठक रद्द कर दी गई। महाविद्यालय व छात्र हित में लिए जा रहे निर्णय के बीच में अचानक विधायक प्रतिनिधि के आपत्ति लेते ही बैठक में वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसकी वजह से बैठक को निरस्त करना पड़ा। जन भागीदारी अध्यक्ष प्रफुल्ल बिसेन व वरिष्ठ सदस्य निरंजन बिसेन ने उनके इस आचरण के लिए विधायक प्रतिनिधि आनंद बिसेन पर आरोप लगाया है। वहीं विधायक प्रतिनिधि श्री बिसेन ने अपनी ओर से महाविद्यालय के हित में लिए जा रहे अनुचित निर्णय पर घोर आपत्ति दर्ज करवाई, जिसके बाद जन भागीदारी समिति की यह द्वितीय बैठक को निरस्त कर दिया गया। पर ज़्यादा नॉलेज नहीं था, एजेंसी को पैसा देना नहीं था, समझ में क्या है कि ये ऐसी ही गाइडलाइन है, बोल रहे हैं तो हमने ऐसा उससे तय किया, क्या है मतलब ये हमारा था, हमने काम करवा दिया। आज जिस प्रकार से हमने महाविद्यालय में सारी जो जानकारियाँ मांगी थी वो पूरी भ्रमपूर्वक महाविद्यालय से हमें प्राप्त हुई थी, जिसका हम लोगों ने मिलान करके जब देखा तो उसमें भारी फीस का भी अंतर आया है। जो महाविद्यालय के द्वारा प्राप्त जानकारी में ही दोनों प्रकार का अंतर समझ में आया है, जिसमें महाविद्यालय में इन सारे विषयों पर चर्चा होना था, चर्चाएं चल भी रही थी।
लेकिन जिस प्रकार से बैठक की जो मर्यादाएं होती है, जिसमें जो तय हुआ था कि भाई जो भी चीज़ें एक प्रतिनिधि के लिए होना चाहिए आवश्यक, सदस्यों की भूमिका, प्रतिनिधि की भूमिका, उसके अंतर्गत मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ, जिसके में इन विषयों पर चर्चा होते हुए भी विधायक प्रतिनिधि जी के द्वारा बार बार अनुशासनहीनता कहना चाहिए या अनुशासनहीनता ना माने तो भाई बैठक का जो विषय चल रहा था, जिन विषयों पे जो महाविद्यालय के हितार्थ जो विषय थे, उसके में तेज़ आवाज़ में बात करने से मीटिंग व्यवधानात्मक हो गई, जिसे फिर समझाने पर भी जब वो नहीं समझे तो हम लोगों ने इस मीटिंग को आज जनभागीदारी समिति की बैठक थी। महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो रही थी। छात्रों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बना रहे थे हम, कुछ नए निर्माण कार्य की योजनाएं बना रहे थे। चूँकि जनभागीदारी समिति में काफ़ी मत पड़ा हुआ है, उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा था, तो काफ़ी हमारे प्रस्ताव थे, हमारे बिंदुवार चर्चा हुई थी। लगभग 9 बिंदु 18-20 बिंदु पे चर्चा होना था, 7-8 बिंदु पे चर्चा हो गई थी। कुछ अनियमितताओं की शिकायत थी, उस पर भी चर्चा हो रही थी। चर्चा जब से शुरू हुई तो हमारे विधायक प्रतिनिधि जो हैं वो अनावश्यक बेवजह रोक टोक करना, एक मेंबर बोल रहा है तो उसके बोलने नहीं देना, रोक टोक करना, बेवजह बात करना, बैठक चल रही है फ़ोन पे बात करना, जोर जोर से फ़ोन में बात करना। बैठक में डिस्टर्बेंस, एक आचार संहिता होती है बैठक की, उस तरह बैठक नहीं होनी थी। मैं चूँकि वरिष्ठ सदस्य से मुझे बुरा लगा, और जब मैं भी बोल रहा था तब भी उनकी स्थिति वही थी, तो मैंने बोला, मैं उठ गया कि मैं इसी बैठक में, मेरा अपना स्तर है राजनीति करने का, बैठकों में रहने का, जाने का। मैं डिग्री कॉलेज की, पॉलिटिकल की कॉलेज की बैठक में सांसद प्रतिनिधि वर्षों पूर्व रहा हूँ। मैं चूँकि वरिष्ठ हूँ तो वर्षों पूर्व मैं प्रतिनिधि रहा हूँ, पर इस तरह की ऐसे प्रतिनिधि द्वारा ऐसा व्यवहार बैठकों में और बैठकों की एक आचार संहिता का पालन नहीं करना, अनावश्यक हल्ला करना मुझे ठीक नहीं लगा। तो सारे मेंबरों को भी बहुत तकलीफ हुई उससे कि उनके व्यवहार से। आप लोग बाहर आ गए। तो मैं आज यहाँ इस सत्र की दूसरी बैठक में क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक माननीय प्रदीप जायसवाल जी और वर्तमान में अध्यक्ष खनिज विकास निगम, पूर्व खनिज मंत्री जी प्रदीप जायसवाल जी के ओर से विधिवत अधिकृत होकर के बतौर विधायक प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुआ। बहुत सारे विषय जो अध्यक्ष महोदय ने लिख करके लाए थे, जो विषय हमारे पिछली बैठक में निर्धारित हो चुके थे, उस पे भी अध्यक्ष महोदय फिर से असंतुष्ट होकर चर्चा कराना चाह रहे थे, जो अवैधानिक है। जब एक बार प्रस्ताव ठहरा हो गया, नीति संगत एक बार बैठक में निर्णय हो गया, उस पर आप पुनः को नहीं कर सकते, ये मेरा ऑब्जेक्शन नंबर 1। दूसरी बात, मैं वहाँ पे कोई चाय पीने, कॉफ़ी पीने, नाश्ता करने बैठक में नहीं जा रहा हूँ अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, या मेरे को माननीय प्रदीप जायसवाल जी ने अपनी ओर से विधिवत अधिकृत करके चाय नाश्ता करने नहीं भेजे। मैं तो कॉलेज के हित में, छात्रों के हित में और एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए जनभागीदारी का, माननीय प्राचार्य और स्टाफ का, कर्मचारियों का और छात्र छात्राओं का एक अच्छी व्यवस्थाएं बनाने के लिए वहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ कि कोई भी अवैधानिक काम या अवैधानिक बात नहीं। तो ना हो। विवाद की स्थिति कैसे निर्मित हुई? भाई मैं कोई बात प्राचार्य से करना चाह रहा हूँ, उनके तरफ से भी उनके एक सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने मुझे रोका। मैंने कहा मैं अपनी बात तो रखूंगा, आप मेरे को नहीं रोक सकते। वैधानिक तौर पे मैं अधिकृत, तो एजेंडा आएगा और जो न्याय संगत बात होगी वो की जाएगी, जो अवैधानिक होगी उस पर विरोध किया जाएगा मेरे द्वारा। इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने भी पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए बताया कि जन भागीदारी समिति की बैठक निरस्त कर दी गई। करीब 17 बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी थी, मगर सदस्यों के बीच में बैठक में वाद विवाद की स्थिति निर्मित करने की वजह से हम लोगों ने इसे निरस्त किया है। आज बैठक लगभग 12 बजे शुरू हुई थी। थोड़ा सा भूमिका बना दूँ 2 मिनट का, आधा मिनट का। तो बैठक थी, सब सदस्य को उपस्थित हुए थे। बीच बीच में क्या हो रहा था कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, तो अध्यक्ष महोदय ने भी उस पर आपत्ति की। अच्छा, बीच बीच में कुछ बात हो रही थी तो अध्यक्ष महोदय ने भी उस पर आपत्ति की और आपस में थोड़ी सी ये बात हुई कि शांतिपूर्वक बैठक पूर्ण करने के लिए सब लोग शांत रहें। एक व्यक्ति कोई बोल रहा है तो दूसरा शांत रहे। उस विषय पर थोड़ी सी आपस में विवाद हो गया, थोड़ा बहस जिसको कहते हैं गर्मा गर्म हो गई। अब चूँकि माननीय अध्यक्ष महोदय उसमें थोड़े से मतलब उसमें नहीं थे कि ऐसा हो करके, तो सब अपने सदस्य, उनके एक साथी और हैं, वो लोग उन्होंने बैठक को फिर आज कर दिया। सर, ये जो आर्थिक अनियमितता का मामला आया है कि बहुत सालों से जो फीस ली जा रही है और वर्तमान में उसमें कोई डिफरेंस निकला है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, उसको अभी अपन अनियमितता इसलिए नहीं कह सकते कि फीस बैंक में जमा होती है, छात्र पोर्टल के थ्रू जमा करता है। कोरोना के दौरान से ये काम चल रहा है। 5 साल की बात करें तो कोरोना के पहले से ये चल रहा है। तो कोरोना के समय में शासन द्वारा ये
विद्यार्थियों को छूट दी गई थी कि वो 2 या 3 किस्तों में जमा करें। तो उनकी किस्तें जो उनके पास ड्यू था वो हम लोगों ने लिस्ट बना के रखी है और उनके ऊपर देय निकाल कर अभी तक हम लोग वसूली कर रहे हैं। तो अपन ये ले रहे हैं सर? ले रहे हैं जी, ले रहे हैं। नहीं तो हैंड ओवर नहीं कैश बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू। सर चालू वित्त वर्ष में कितना अंतर आया है? नहीं, चालू शिक्षण सत्र में वो अंतर इसलिए हो रहा है कि मिलान नहीं हो पा रहा है, इसलिए अंतर है। एज सच कोरोना के पहले भी अपने जो 2 वर्ष रहे हैं और 2 वर्ष कोरोना के, तो इनमें अंतर आ सकता है, मगर कोरोना के 2 वर्ष पूर्व जो 2 वर्ष थे उसमें भी अंतर है। ऐसे 4 वर्षों में 12 लाख नहीं, वो सिर्फ में 14 मैं लाख। आपको बता रहा हूँ, उसका रीज़न बता रहा हूँ। वो वास्तव में अंतर इसलिए है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना है जिसमें 0 बैलेंस पे एडमिशन होता है, और एक और है जो संबल योजना, वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है, उसमें भी 0 बैलेंस पे होता है। अब एक तरफ हम गुणा भाग करके निकाल रहे हैं कि हमारी छात्र संख्या मान लीजिए 5,500 है, उसमें कुल फीस का गुणा किया अपन ने, तो एक राशि निकल आई। और दूसरी राशि कौन सी है? जो हमने एज सच स्टूडेंट से ली है, ऑनलाइन ली है, पोर्टल के माध्यम से ली और खाते में जमा हुई है। शासन हमको देता है, वापस करता है, उसका एक अलग रिकॉर्ड है, उसको जोड़ा जाएगा और एक एक निकाला जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर, जिन बच्चों ने फीस पूरे किस्त जमा नहीं की है, जिसकी कार्रवाई जारी है वसूल करने की, वो अंतर हो सकता है। उक्त सूचना भी आपके द्वारा ही दी गई थी कि इतनी राशि जमा हुई है करके? हाँ बिल्कुल, वो तो हमने उसमें इसलिए लिख दिया था, एक लाइन उसमें हमने नीचे लिखी थी कि ये 3 अलग अलग माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, कैश बुक के माध्यम से और बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से और छात्र संख्या के माध्यम से निकाली गई है। तो उसमें एक जो त्रुटि हो सकती है, मानवीय त्रुटि कह लें, लिप की त्रुटि कह लें, सिस्टम की त्रुटि कह लें,